अच्छा, 10वीं सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक के हल में आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास। और इतिहास में हम लेंगे अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वस्तुनिष्ठ अंक 1 अंक रहेंगे। यहाँ पर एक एक अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से अब लेते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फ्रेडरिक शारियू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। ऑप्शन ब सही है। बी, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दीदरो ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी। चौथा देखिए, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। कौन है? फ्रेडरिक शारियू। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? किसकी की गई? ऑप्शन नंबर सी सही है, मॉरियन। फिर लेते हैं छठवा। आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? कहाँ पर देखी जाती है ये फोटो? न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर ए न्याय से संबंधित है। दूसरा नंबर है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कब हुई? 1789 में हुई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1789, 1789। फिर तीसरा है, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आ जाएगा नेपोलियन। गालिसिया में कुलीन वर्ग खालिस्तान भाषा बोलता था। कौन सी भाषा बोलता था कुलीन वर्ग? पोलिश। यहाँ पर लिख देंगे पोलिश। पांचवा नंबर है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत खालिस्तान था। तो यहाँ आ जाएगा बाल्कन। तो यहाँ लिख देंगे हम बाल्कन। अब लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। नेपोलियन की पराजय 1815 वाटरलू में हुई। फिर दूसरा लेते हैं, वियना संधि का सदस्य नहीं। कौन नहीं है वियना संधि का सदस्य? अमेरिका नहीं है। फिर जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध किससे है? नाविक। फिर रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति किसकी थी? बिस्मार्क। और मारियान की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये हो गया। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेशनल असेंबली। फिर दूसरा लेते हैं, 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया है? किसे दर्शाया गया है? नेपोलियन को। तो नेपोलियन आ जाएगा। फिर अगला लेते हैं तीसरा नंबर, नेपोलियन ने इटली और हमला कब किया? कब हमला किया? 1797 में, 1997 में, 1797 में, 1797 में आएगा। फिर चौथा देखते हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेड रिस्ट किस देश से थे? तो फ्रेड रिस्ट के देश का नाम था जर्मनी। तो यहाँ आ जाएगा जर्मनी। पांचवा नंबर है, लॉर्ड वायरन कौन थे? लॉर्ड वायरन कौन थे? यहाँ आ जाएगा अंग्रेज कवि। लॉर्ड वायरन थे अंग्रेज कवि। छठवां नंबर है, मारियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? कहाँ लगाई गई?
सार्वजनिक चौकों पर, सार्वजनिक चौक जहाँ जहाँ थे, चौकों पर। फिर 7वां नंबर है, 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया इमैनुअल द्वितीय। इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। और अंतिम है जालवेराइन। जालवेराइन क्या था? जालवेराइन क्या था? यह एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। क्या था? यह एक शुल्क संघ, शुल्क संघ जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। सत्य एवं असत्य लिखिए। सत्य असत्य में प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में पहला है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। यह कथन है सत्य। दूसरा है, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बैठा था। असत्य है। यह कथन असत्य है। फिर चौथा देखिए, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं। यह भी असत्य है। और पांचवा देखिए, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। यह भी सत्य है। अध्याय 2 है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 2 और विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी 4 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 6 अंकों का यह अध्याय है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। फिर दूसरा है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर क सही है। फिर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ख सही है। चौथा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर घ सही है। पांचवा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा है इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद उनका जो नारा है, ऑप्शन नंबर ग सही है। छठवां नंबर है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो यह है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ग सही है। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? कहाँ पहुँचे थे? 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर ग सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रसिद्ध है यह तिथि, अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर ग सही है। साइमन कमीशन कब भारत आया? कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 ईस्वी में। फिर 10वां देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ख सही है। प्रश्न 11 है, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर 12वां देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था?
करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर क सही है। फिर लेते हैं अब चैप्टर नंबर 3, भूमंडलीय विश्व का बनना। तो यहाँ से 1 अंक का केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। तो 1990 के दशक में। फिर दूसरा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। किसको बोलेंगे हम गिरमिटिया? अनुबंधित मजदूर को। हाँ, तीसरा नंबर लेते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? कौन सी संस्था का निर्माण हुआ? यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। तो अब यूरोपीय संघ। फिर चौथा नंबर है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस स्थल मार्ग से होता था? रेशम मार्ग। पांचवा है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति। छठवां नंबर है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। यहाँ आ जाएगा 1944 ईस्वी में हुआ। फिर आया, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र बाजार। तो यहाँ आ जाएगा वस्त्र बाजार। आठवां है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। फिर लेते हैं 9वां, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिम क्षेत्र से। तो यहाँ आ जाएगा पश्चिम क्षेत्र। रिंदर कीटर का संबंध किससे है? रिंदर कीटर का संबंध मवेशियों से है, या हम लिख देंगे कि पशुओं से है। नंबर है, IFM का पूरा नाम क्या है? IFM मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। IFM का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन। लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन। इसी के साथ हमें याद रखना है IMF का फुल फॉर्म भी। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर में है, नहर कॉलोनियाँ क्या थी नहर कॉलोनियाँ? सिंचित क्षेत्र। यहाँ आ जाएगा सिंचित क्षेत्र को हम क्या कहते थे? नहर कॉलोनियाँ। फिर अगला 13वां नंबर है, कॉर्न लॉ का संबंध किससे है? कॉर्न लॉ का संबंध है
ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से है। ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से है। इसका संबंध कॉर्न लॉ का संबंध। फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रश्न है, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? 1991 में। 1991 में शुरू हुआ। फिर है 16वां नंबर, NEO क्या है? NEO नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। इसे हम कहेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर है 17वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो सिंधु घाटी सभ्यता करेंसी अर्थात मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था कौड़ियों का, तो मुद्रा के रूप में लिख दें, मुद्रा के रूप में। फिर आता है कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था? अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि कॉर्न लॉ क्या था? मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून था। तो लिखते हैं मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून था ये। अब 20वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से 1945 में इसका गठन हुआ, 1945 में। फिर देखिए, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे? नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे। फिर अगला है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। यहाँ लिख देंगे अफ्रीका में। फिर 23वां नंबर लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? फिर से आ गया, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1919। फिर आया अगला, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1939 से 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी। फिर अगला है 25वां, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? लगभग 5 करोड़ लोग। तो यहाँ लिख देंगे 5 करोड़। फिर 26वां है, सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? सिल्क मार्ग, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को
भेजे जाने वाले चीनी रेशम, चीनी रेशम जिसे सिल्क कहा जाता है, जिसे सिल्क कहा जाता है उसका कितना महत्व है, उसका कितना महत्व है। जिसके नाम पर मार्ग रख दिया जाए मतलब वह अधिक महत्वपूर्ण है, यह पता चलता है। फिर 27 नंबर में है कॉर्न लॉ क्या है। फिर से अभी हमने पढ़ा है कॉर्न लॉ क्या है, तो करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा है कि मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून क्या है। मुद्रा के, देखिए मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून क्या था, कॉर्न लॉ था, है ना। ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। चलिए अब 28वां नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन थे। कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो लिख देते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। अब देखिए 29वां नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी। केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी बोलते हैं उसे, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। फिर देखिए 30वां नंबर है, वीटो विशेषाधिकार क्या है। वीटो विशेषाधिकार को समझते हैं। वीटो विशेषाधिकार से आशय है कि इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बन जाती है। को खारिज करने का अधिकार बन जाती है। बहुत खास अधिकार है भाई यह तो, क्योंकि यहाँ कोटा पूरा करने वाली कोई बात नहीं है, कोरम पूरा करने वाली कोई बात नहीं। एक भी सदस्य यदि असहमत है तो वह कार्य नहीं होगा, प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। यह वीटो विशेषाधिकार है। अब है आयात शुल्क से क्या आशय है। क्या आशय है? किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाले शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। तो लिखते हैं दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क, वसूल किए जाने वाला शुल्क जो है आयात शुल्क कहलाता है। अब लेते हैं अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर से एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक का एक प्रश्न है, कुल 7 अंक का यह चैप्टर है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। किसी म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की। किस म्यूजिक कंपनी ने? तो उस म्यूजिक कंपनी का नाम हमें बताना है। टी पॉल म्यूजिक कंपनी, टी पॉल, टी
पॉल म्यूजिक कंपनी। फिर अगला लेते हैं, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को कहते थे प्राच्य। फिर है, इंग्लैंड प्रिंटर्स में तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? 26 जनवरी 1901। 26 जनवरी 1901। अगला है, चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फुलर कहते हैं, फुलर। अगला है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया। जेम्स हरग्रीव्स ने किया। फिर अगला है, जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर। कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में क्या है? पहला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। फिर दूसरा है, सूती वस्त्र मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर तीसरा है, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर ब सही है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले डैश थे। क्या आएगा? सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद। दूसरा है, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबल। लेबल लगा हुआ है तो उसकी गुणवत्ता सही है। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए खालिस्तान रखते थे। जॉबर रखते थे, जॉबर। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए खालिस्तान नियुक्त किए थे। क्या? गुमास्ता। गुमास्ता। फिर अगला है, 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर खालिस्तान की तस्वीर छपी थी। तो किसकी तस्वीर छपी थी? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु आ जाएगा यहाँ खालिस्तान में। फिर आगे है, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग खालिस्तान के कार्य के लिए होता है। ऊन कताई। ऊन कताई के कार्य के लिए होता है। चलिए फिर आगे अब देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। स्टेपलर। स्टेपलर। स्टेपलर का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऊन को छांटने वाला। फिर देखिए दूसरा, फुलर का संबंध किससे है? चुन्नट से कपड़े समेटने वाला। फिर गिल्ड्स का संबंध किससे है? गिल्ड्स का संबंध यहाँ पर किससे है? गिल्ड्स का संबंध उत्पादकों के संगठन को हम गिल्ड्स कहते हैं। स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का संबंध है ऊन कताई मशीन। फिर आया कॉर्डिंग। कॉर्डिंग का संबंध किससे है? ऊन कताई से। द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर का संबंध किससे है? जहाज निर्माण से है। और भाई भोंसले। भाई भोंसले का संबंध है ट्रेड यूनियन लीडर से। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में देना है। पहला क्या है देख लेते हैं। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था। सत्य है।
विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। सत्य है। जमशेद जी जीजी भोय एक पारसी बुनकर के बेटे थे। सत्य है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में पहली सूती वस्त्र उद्योग लगाया। असत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ। यह भी असत्य है। समझते हैं अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक के 2 अंक का एक प्रश्न, कुल मिलाकर यह अध्याय 4 अंकों का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है, जापान में 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? पुस्तक का नाम बताना है हमें। तो पुस्तक है डायमंड सूत्र। क्या नाम है पुस्तक का? डायमंड सूत्र। दूसरा लेते हैं, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? चीन में हुई थी। यहाँ लिख देते हैं चीन में। तीसरा नंबर है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? कौन है भारत में प्रेस के जनक? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। फिर अगला है चौथा नंबर, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने। पांचवा नंबर है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर धर्म प्रचारक था, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। फिर गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। जयदेव आ जाएगा यहाँ पर। सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर स सही है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ब सही है। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता है। कौन देता है हमें? पंचांग देता है। ऑप्शन नंबर स सही है। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहते थे? उल्मा कहते थे। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर पांचवा है, एक पैशिया किताब बेचने वाले को कहा जाता था? क्या कहते थे? चैपमैन। ऑप्शन नंबर ब सही है। छठवा है, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? आमार जीवन रस सुंदरी देवी ने लिखी। ऑप्शन नंबर ब सही है। सातवां है, किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह हैं डैश, यह किसने लिखा? यह जो कथन है यह किसने लिखा? इरेशमस ने लिखा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर अ सही है, इरेशमस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, इंग्लैंड में एक पैशिया या पैनी चैप बुक्स बेचने वालों को खालिस्तान कहा जाता था। चैपमैन कहा जाता था, अभी हमने पढ़ा है चैपमैन। चलिए दूसरा लेते हैं। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने प्रिंटिंग मशीन में खालिस्तान नामक पहली पुस्तक छापी। पहली पुस्तक बाइबिल नामक पहली पुस्तक छापी। तो बाइबिल। फिर अगला है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला खालिस्तान कहलाता था? कंपोजिटर।
नेक्स्ट है, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीक लेकर खालिस्तान आया। नई तकनीक लेकर यदि वो आया है तो कहाँ आया? जापान आया, जापान। फिर 5वां नंबर है, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की शताई को खालिस्तान कहते हैं, वेलम कहते हैं, वेलम। फिर 6वां है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहाँ से प्रकाशित किया गया? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य व असत्य में दीजिए। पांडुलिपि या बहुत सस्ती होती थी। पांडुलिपियां बहुत सस्ती होती थी, यह कथन असत्य है। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, यह कथन भी असत्य है। तीसरा लेते हैं, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक था, सत्य है। चौथा है, गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, यह कथन भी सत्य है। फिर 5वां है, 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा, यह कथन भी सत्य है।